सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित। आज अंतिम कक्षा है। हमने जो बीच में छोड़ा था एक पेपर 2 का पार्ट 1 ना, इसमें हमने वैदिक गणित को छोड़ दिया था। तो वैदिक गणित के बारे में मैं आपको इससे पहले भी कई कक्षाओं में बता चुका हूँ, है ना, कि वैदिक गणित जो है वो भारतीय कृष्ण तीर्थ जो जगत गुरु हैं इनके द्वारा रचित है। ठीक है। और इसमें एक मिनट कुछ, हाँ, इसमें हम आज 5 सूत्रों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारा हम वैदिक गणित नहीं पढ़ेंगे, ये सारा हम खंड 2 पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो वैदिक गणित के 5 सूत्रों पे है। एकाधिकीन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण, ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम निखिलम नवतः चरमम दशतः। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। ठीक है, परिचय में मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने 14 सूत्र क्या बोलते हैं, जगत गुरु जो हैं, इन्होंने जो सूत्रों की संख्या लिखी है वो सारे सूत्र हम नहीं करने वाले इसमें। हम सिर्फ 4-5 सूत्रों को ले रहे हैं और इन सूत्रों से भी सारे मैथ्स के टर्म सॉल्व नहीं होंगे। किसी किसी सूत्र से, जैसे कि कोई सूत्र है वो आपको सिर्फ भाग गुणा सिखाएगा, कोई जोड़ घटा सिखाएगा, कोई वर्ग सिखाएगा, उसमें भी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सूत्र से आप सोचे कि सारे तरह के सवालों को हल कर लेंगे, तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा, जैसे कि जहां भी आपको कोई समस्या हो आप बीच में पूछ सकें। मैं भी एक पेन कॉपी लेकर के बैठता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट पेंट में लेकर के आपको यहीं से कंप्यूटर में एडिटिंग करूंगा कि आप इसको लाइव देख पाए। तो जो हमारा पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब क्या होता है ना। सर्वप्रथम तो हमें इसका मतलब ही जानना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक अधिक पूर्व वाले में, वो पूर्व की जो संख्या होगी उसमें एक अधिक, है ना। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जगत गुरु भारतीय कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने जो वैदिक गणित के 16 सूत्र लिखे हैं ना, 13 उपसूत्र है। इस बुक में एक जगह 14 आया था, बट ये 13 ही उपसूत्र माने गए हैं, जिनके माध्यम से अत्यंत सरल मौखिक रूप से गणित के प्रश्नों को शीघ्र हल किया जा सकता है। गणित के विभिन्न शाखाओं पर ये सूत्र लागू होते हैं, जैसे बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, समतल तथा गोलीय त्रिकोणमिति, समतल एवं घन ज्यामिति, वैश्लेषिक। तो शंकव, ज्योतिर्विज्ञान, समाकलन, अवकलन इत्यादि में भी ये सारे जो है उपयोगी रहते हैं। अब हम एकाधिकेन सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्हीं सूत्रों में से प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से गणित के कुछ विशेष प्रश्नों के बड़ी ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए एकाधिकेन पूर्वेण। तो मैंने आपको बताया कि एक अधिक पूर्व वाले में, है ना, तो पूर्व वाले में एक अधिक, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ कि 4, 5, 6, तो यहाँ की पूर्व की संख्या कोई क्या हुई, ये हुई। तो इस पूर्व वाली संख्या की बात करते हैं, ये सबसे इस तरफ से पहले वाले संख्या की बात। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हर सूत्र से सारे के सारे सम्स सॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पर जो है एक इस सूत्र के माध्यम से हम क्या-क्या कर सकते हैं, गुणा, जोड़, घटाना और भाग, ये 4 चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम वर्ग आपको बोलते रहेंगे, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ नेटवर्क ठीक है और आप लोग के पास तक आवाज जा रही है और आप लोग को समझ में भी आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम एकाधिकेन पूर्व सूत्र के माध्यम से वर्ग करना जानते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो अब इसमें हमें क्या है, इस सूत्र के साथ जब हम वर्ग करते हैं तो हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, और वो नियम क्या है, जिस चीज का हमें ध्यान रखना है। वीडियो ऑफ कर देते हैं कि आपको थोड़ी सी और सही से आवाज मिले। देखिए, तो इसमें इसमें वर्ग जब हम निकालते हैं तो इसकी सबसे खास बात ये होती है कि आपको वर्ग निकालने के लिए वहां पर जिन संख्याओं के अंत में 5 है उन्हीं का वर्ग इससे निकल सकता है। क्लियर, मतलब जैसे कि 45, 15, 25, 55, इस तरह से। तो
एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के माध्यम से वर्ग कैसे निकाला जाता है, इस वर्ग को निकालने के लिए एक मिनट, हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 15 है और जिसमें सॉरी 5 है। मान लीजिए अभी इन्होंने 15 का करके दिखाया, मैं भी आपको यहाँ पे इसी नियम को यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है? तो मान लीजिए 15 का हमें वर्ग निकालना है एकाधिकेन सूत्र के माध्यम से। तो जब हमें 15 का वर्ग निकालना है इस सूत्र के माध्यम से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। ये है 15, तो हम इस सूत्र को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट है, अगर यहाँ पे एक और डिजिट रहती तो ये वाला एकाधिकेन हो जाता। अब हमें इसका क्या करना है, इस संख्या को इसी संख्या में गुणा कर देना है। तो पचम 25, 5 इंटू 5 25 हो गया। अब हमारा सूत्र लगाइए। हमारा सूत्र क्या कहता था? हमारा सूत्र कहता था पुराने वाले जो सॉरी पूर्व वाला जो नंबर है उसमें एकाधिकेन करना है। तो एकाधिकेन क्या होता है? एकाधिकेन मतलब एक अधिक। तो पूर्व में हमारा नंबर क्या है? पूर्व में हमारा नंबर है 1। अब इस एक संख्या में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है? इस 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो 1 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। तो 15 का वर्ग क्या हो गया? 225। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है? यही एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रेण यही यही काम करता है, यही कहता है कि पूर्व वाले में 1 बढ़ाना है। तो जैसे ही आपने पूर्व वाले में 1 बढ़ाया, आपका उत्तर आ जाएगा। उसमें से 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, उसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम करेंगे, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं, यहीं पे करते हैं, इन्होंने भी आगे किया होगा। 75 ले रहे हैं, चलिए। हम भी 75 का करके देखते हैं इसी नियम से। तो हमें 75 का वर्ग करना है। 75 का वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 5 का 5 पचम 25 हो जाएगा। करेक्ट? उसके बाद 7। अब 7 में क्या करेंगे? अभी बताया मैंने आप लोगों को, 7 में क्या करेंगे? 7 में एक संख्या बढ़ाएँगे। तो 7 में 1 बढ़ाइए, 7 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 8। 8 और 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है? तो 5625 ये जो है इसका वर्ग हो गया। आप आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर लेकर के बैठिए और कैलकुलेटर बैठ करके आप आराम से कैलकुलेटर से देख कर आंसर मिला सकते हैं कि वैदिक गणित के फॉर्मूलेस इसमें अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय कृष्ण जगत गुरु जी थे, इन्होंने गुरु जी ने क्या किया, इन्होंने साथ-साथ में हमें ये भी बताते चले कि आंसर्स को चेक कैसे करना है। ठीक है? वर्ड समझ में आया ना आप लोगों को? एक और डिजिट ले लें? चलिए एक और ले लेते हैं। अब ये 105 का करना है हमें। ये ले लेते हैं 105, यहीं पे करते हैं। 105 का हमें वर्ग करना है। तो 105 में ये 5 को पहले हमने कर लिया, पचम 25, इधर बच गया अब 10। ठीक है? तो 10 में 1 बढ़ाइए, 10 में 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 11। अब 11 में 10 का गुणा कर दीजिए, तो 11 में 10 का गुणा कर देंगे तो 0 को एज़ इट इज़ लिख देंगे और 11 1 जा 11। तो 11025 इसका आंसर हो गया। 11,025। ठीक है? आप लोग कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करते रहिए और कैलकुलेटर में इसको देखते रहेंगे। तो बड़ी आसानी से आप लोग को समझ में आता रहेगा कि किस तरह से वर्क सही हो रहा है, गलत हो रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ आपके बुक में ही है, क्योंकि हम बुक को ही फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ कुछ है, आपको खुद से करना है, फिर इसके बाद कैलकुलेटर से सेल्फ चेक कर लेना है। अब आगे सिखा रहे हैं कि अंतिम अंकों का योग 10, अच्छा, अंतिम अंकों का योग 10 हो तो उसको गुणा करना। तो अंतिम अंकों का योग का 10 हो तो उसको गुणा करना सिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आंसर्स को चेक करना सीख लेते हैं। मान लीजिए हमें आंसर्स को चेक करना है, तो आंसर को चेक कैसे किया जाता है इसमें? आंसर को चेक करने का तरीका ये है, और सबसे फर्स्ट वाले से ही लेते हैं जहाँ से हमने किया था। 15 से हमने स्टार्ट किया था ना, ये 15 का वर्ग किया था। तो 15 का वर्ग करने के लिए आंसर्स को चेक करने के लिए ये कहते हैं कि हम यहाँ पे
15 है तो इसको 15 को इस तरह से लिख दीजिए 15, और यहाँ पे भी 15 गुणा 15 कर रहे हैं ना, तो इस तरह से लिख दीजिए। तो 15 गुणा 15 किया तो यहाँ पे 1 + 5 बराबर 6, है ना? और इधर 1 + 5 बराबर 6, ठीक है? इस तरह से करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली संख्या का जो ये हम इसको जो हम इसे हम कहते हैं बीजांक। बीजांक का मतलब होता है कि आप इन संख्याओं को जोड़ करके इस तरह से बीजांक निकाल लीजिए, ठीक है? अब ये आगे क्या करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है कि एक बार हमें जोड़ देना है, एक बार हमें घटा देना है, ठीक है? और दोनों तरफ अगर बराबर संख्या आएगी तो हमारा आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर आया था 2, 2, 5। ध्यान से देखिएगा। हमारा आंसर आया था ना 2 + 2 बराबर और 5 आया था, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे इस वाली संख्याओं को। तो 2, 2, 5 को जोड़िए, 2, 2, 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 + 2 + 5 9 हुआ, है ना? 2, 2, 5 को जोड़ा तो 9 हुआ, ठीक है? अब इस तरफ अगर हम आ जाएँगे तो इस तरफ आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 छिक 36 हुआ ना? तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 3 + 6 करके लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 9 आएगा। ठीक है? तो अगर ये और ये दोनों बराबर हो तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। आपको क्या करना है, पहले बीजांक निकालना है। इसका जो भी प्लस-प्लस करके इसको इस डिजिट को इस तरह से लिख देंगे, तो मैक्सिमम तो दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों का ही वर्ग निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद जो डिजिट आएगी 36 उसमें दोनों डिजिट को जोड़ देंगे। और यहाँ जो हमारा आंसर आया था, इस आंसर्स को 2 + 2 + 5 इस तरह से जोड़ देंगे। अगर ये और ये सेम आएगा तो इसका मतलब हमारा वर्गमूल सेम है, मतलब वर्गमूल हमारा सही है। उम्मीद है आप लोगों को इस सूत्र के माध्यम से वर्ग निकालना आ गया होगा। चलिए ठीक है। तो अगर वर्ग निकालना आ गया तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बीजांक, नवांक देखिए यहाँ पे पूरी मेथड बताई गई है। 5, 8, 6, 3 इसके बारे में बताया गया है कि 5, 8, 6, 3 का बीजांक निकालना हो तो 5 + 8 + 3 + 6 इनको जोड़ दीजिए, 22 हुआ। एक संख्या जो हमें इसका बीजांक तब तक निकालना है जब तक वो एक संख्या में नहीं आ जाता। फिर इस 22 को दोबारा 2 + 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यही 4 बीजांक कहलाएगी, इसी को कहीं-कहीं बुक पुस्तकों में नवांक भी बोला गया है। तो आप बीजांक बोलिए या नवांक बोलिए एक ही बात है। ठीक है? अभी बहुत सारे सूत्र हैं हमारे इसीलिए इस सूत्र पे ज़्यादा समय ना देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये सब हो गया, वर्ग हो गया। हम इसी बुक को फ़ॉलो करेंगे। अच्छा 10 का निकालते हैं। मान लीजिए अगर अभी तक तो हम ऐसे कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी संख्या हो 1 सेकंड कहाँ पे पहुँचे थे हम? यहाँ पे। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या हो जिनका संख्याओं का योग 10 आ रहा हो, है ना? अगर 2 डिजिट को जोड़ दें और उनको जोड़ करके 10 आ रहा हो तो उसपे भी ये नियम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि इन दोनों नियमों को जोड़ देंगे। यहाँ इकाई का अंक 4 और यहाँ इकाई का अंक 6 इन दोनों लास्ट डिजिट को जोड़ते हैं, जिन 2 संख्याओं का मल्टिप्लिकेशन करना हो। जैसे कि हमें मल्टिप्लिकेशन करना हो 24 का और यहाँ पे 26 का, है ना? तो इस लास्ट के डिजिट को किसी भी इसमें जोड़ के अगर आपको यहाँ पे 10 मिल रहा है, तो ऐसे ऐसे संख्याओं पे भी हमारा पुराना वाला नियम अप्लाई हो जाएगा, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है? तो ऐसी संख्याओं पे पुराना वाला नियम कैसे अप्लाई होगा? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमें 24 और 26 का वर्ग निकालना है। ध्यान से समझिएगा। तो 24 और 26 का वर्ग निकालना है तो 6 4 10 हो रहा है, ठीक है? 24 और 25 होता तो ये नियम अप्लाई नहीं होता। ये नियम तभी अप्लाई होता है जब इन दोनों लास्ट के दोनों नंबर्स को जोड़ करके 10 आ रहा हो। ठीक है? चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि 6 चौक 24, ठीक है? इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम पुराने उसमें कर रहे थे।
तो 6 4 जा 24। अब यहाँ पर 2 है ना? तो दोनों नंबर 2-2 है, तो इन दोनों को 1 मान करके 1 नंबर से बढ़ा देंगे। 1 नंबर बढ़ा दीजिए इसमें आप, 2 में 1 बढ़ाएँगे तो क्या होगा? 2 में 1 बढ़ाएँगे तो हो जाएगा 3। अब 2 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 2 तिया 6। ठीक है? समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया। अब ये सारी अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सारा समझाने बैठूँ तो ये पढ़-पढ़ कर के थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है? फिर भी जो इन्होंने किया उसको हम एक बार यहाँ से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें 24 और 26 का मल्टीप्लाई करना था, तो 24 और छब थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं। तो 24 और 26 के मल्टीप्लाई में इसको पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो 6 और 4 है, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 24। ठीक है? अब इधर बच गया 2 और 2। तो इस दोनों संख्याओं में दोनों 2 एक ही है, तो इन दोनों को 1 मान करके कि 2 मान लिया यहाँ पे और 2 में 1 बढ़ा दिया। तो 2 में 1 बढ़ा दिया तो 2 + 1 बराबर 3। अब 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? अब इसको भी चेक करने का मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेक करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इन दोनों डिजिट्स को जोड़ देते हैं। 2 + 4 2 + 6 ठीक है? इस तरह से जोड़ते हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे एक और डिजिट ले लेते हैं। अच्छा यही लेते हैं जो इन्होंने किया है। 107 में 103 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम मेथड अपनाएँगे। सेम मेथड अपनाने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 7 और 3 इधर आ गया 7 3 10। हमारा नियम क्या कहता था कि लास्ट की संख्याओं का योग हमारा आना चाहिए। क्या कहते हैं हमारा लास्ट की संख्याओं का हमारा योग आना चाहिए 10, तभी ये नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ 10 आ रहा है ना? 10 कैसे आ रहा है? 7 3 10। तो अभी मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 है ना? 7 तिया 21 हो गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखता हूँ कि आपको थोड़ा-सा दिखे। अब इधर बच गया 10। अब 10 में 1 बढ़ाइए, 10 में 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया? 11। अब 11 में 10 का गुणा कर दीजिए तो हो गया 110। 11 धाम के 110। ठीक है? आई होप आप लोग को क्लियर होगा ये। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके। अच्छा इसको इसको जो मैं आपको कह रहा था कि आंसर्स को चेक करते हैं, इसको भी यहीं पे बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपको आंसर्स को चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप इसको कैसे करेंगे? चेक करने के लिए 107 को जोड़ दीजिए, तो 107 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1 + 0 + 7 8 हो गया और इधर 1 + 0 + 3 इधर हो गया 4। ठीक है? अब 8 और 4 हो गया। अब 8 और 4 को इसको भी जोड़िए। 8 चौक 32 है ना? 8 8 चौक 32 हो गया। अब 32 को क्या करेंगे हम? 32 को 1 सेकंड इसको यहाँ पे लिख देते हैं 32 है ना? 32 हुआ। अब 32 को भी जोड़ देते हैं। 3 + 2 बराबर इसको इस तरह से लिख देंगे तो 3 + 2 बराबर 5। मतलब इनके जो बीजांक आएँगे, बीजांक को आपको ऐड कर देना है, ठीक है? अब बीजांक को ऐड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिजिट अगर 2 डिजिट से आएगी तो या 3 डिजिट भी आएगी तो आपस में उनको जोड़ देना है। जोड़ करके जो आपका मान निकलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है? 3 + 2 बराबर 5 आया ना? अब ऊपर वाला जो हमारा आंसर था उसको भी जोड़िए। ये 5 आ गया, अब आंसर क्या था हमारा? आंसर था ये। अब इसको भी जोड़ लीजिए। 1 + 1 बराबर 2, 2 में 2 जोड़ा 4 और 2 में 1 जोड़ा 5। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं तो एक दूसरी संख्या लेकर के समझाता हूँ। चलिए।
मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ, इससे थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ये ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग भी। अब हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके लास्ट के दोनों अंकों का योग 10 हो। तो 9 + 1 बराबर 10, ठीक है? अब यहाँ पे बचा 9, 9 में 1 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 9 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, है ना? अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे इस तरफ हमेशा एक डिजिट लेते हैं हम, ठीक है? इस तरफ हम हमेशा एक एक साइड में रखते हैं, ठीक है? तो एक डि तो इस ये होगा आपका 10, तो 10 में क्या करेंगे हम, हमेशा राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि इस साइड से 1 डिजिट कम कर देंगे। तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, है ना? इस तरह से। अच्छा, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, इस नियम से देखिए यहाँ पे या इनका एक नियम है कि अब ये कह रहे हैं कि 10 को 9 से गुणा करना है, ठीक है? तो हमें 90 संख्या प्राप्त होती है। अब हम अंतिम अंकों को गुणा करते हैं। हमारे अंतिम अंक है 1 और 9। तो 9 एकम 9, ठीक है? तो 9 और एकम 9 होना चाहिए था, ठीक है? 1 सेकंड, ऐसे समझ 9 एकम 9 होना चाहिए था, लेकिन हमारा नियम कहता है कि इस तरफ हमें 2 डिजिट रखने हैं। तो 2 डिजिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले अपने मन से एक 0 लगा लेते हैं। तो 2 डिजिट इधर आ गई, समझ में आया? फिर से समझाता हूँ, देखिए। मान लीजिए ना 9 एकम 9 हुआ, ठीक है? लेकिन हमारा नियम कहता है कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ 2 डिजिट आनी चाहिए। तो जब 2 डिजिट नहीं आती तो इससे पहले एक 0 लगा लेते हैं, ठीक है? इससे पहले एक 0 लगा लेते हैं, उसके बाद 9, 9 में से 1 बढ़ाया 10, 10 निम 90। तो ये हो गया 9009, इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब इनको हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो 9 में 1 जोड़ दिया 10 और यहाँ पे 9 में 9 जोड़ दिया तो 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 180। 180 को जोड़ दिया तो ये हो गया 9। 1 + 8 + 0 बराबर 9। समझ में आया? क्लियर? ये तो हमारा हुआ इसका मूलांक। उसके बाद हमारा आंसर आया था 9009। अब इनको भी जोड़िए, 9 9 18, है ना? 9 9 18, 18 में 1 + 8 बराबर 9। तो ये भी 9 और इनके बीजांक का आंसर भी 9। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ये इसमें हमें ये कहा गया है कि एकाधिकेन पूर्वेन, इसमें आप इसमें आगे भी इसको और भी बढ़ा सकते हैं। सपोज़ सपोज़ अगर जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें लास्ट के अंकों का योग 10 आना चाहिए। इस तरफ अब और भी अंक ले सकते हैं, 909 कर सकते हैं, 3425 कर सकते हैं। बस लास्ट के दोनों जोड़ करके अगर 10 आएगा तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं। अब एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के माध्यम से हम यो जोड़ करना सीखते हैं कि अगर हम इस सूत्र के नियम को अप्लाई करें और हमें एडिशन करना हो तो कैसे होगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मूलांक, बीजांक मैंने आपको बताया था ना कि मूलांक किसे कहते हैं, बीजांक किसे कहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या में 1 के अधिक द्वारा, है ना? सुविधा के लिए हम एकाधिकेन दर्शाने के लिए एक चिन्ह बिंदु निश्चित कर लेते हैं। यदि किसी अंक के ऊपर उस बिंदु को लगाया जाए तो उसको एकाधिकेन मानते हैं ना। जैसे कि एकाधिकेन इसमें मानेगा 3 है तो 3 को हमने एकाधिकेन किया हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है। तो जिस नंबर में हम एकाधिकेन करेंगे, उस नंबर में एक डॉट लगा देंगे अपनी पहचान करने के लिए कि हमने वहाँ पे एकाधिकेन किया हुआ है। ठीक है? चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ कैसे कर रहे हैं? तो जोड़ इसमें क्या करते हैं, जोड़ में इस तरह से जोड़ते जाते हैं। जैसे कि इन्होंने जोड़ा, यहाँ पे ऐसे 6 5 11, है ना? तो 11 करने के लिए और 11 और 12 13 14, 14 में फिर यहाँ 1 बढ़ गया। तो 1 जब जहाँ पे 1 बढ़ता है वहाँ पे हम 1 एक्स्ट्रा ऊपर डॉट लगा लेते हैं। फिर डॉट मान करके आगे को जोड़ते जाएँगे। अगर फिर इधर भी लगाएँगे, देखिए यहाँ पे भी है।
तो अगर ये भी इसको जोड़ करके इधर बढ़ेगा तो इसको एक बढ़ाने के लिए इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, फिर इनको जोड़ करके डिजिट बढ़ेगी, फिर इनको बढ़ाने के लिए आगे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, एकाधिकार पूर्वेण में प्लस करना बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये इसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं। बाकी आंसर चेक करने वाली विधि वही होगी जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसका नवांक निकाल के सबको जोड़ दिया, 6 4 10, 10 और 8 18, तो 10 और उसमें बच गया, ऐसे 18 हो गया, तो 8 और 1 9 हो गया। इस तरह से कर रहे हैं। ये सारा मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी समझाऊंगा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। एकाधिकन से जोड़ घटा, चलिए एक समझा ही देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा रह जाएगा। सपोज अब ये कह रहे हैं कि जोड़ का यहाँ से ले लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, एक करके ही फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एकाधिकेन में जहां पर हम एक संख्या बढ़ाएंगे उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, जोड़ते समय 9 से अधिक संख्या आते ही बाईं ओर के अंक के ऊपर एकाधिकेन बिंदु लगा देना चाहिए। वही नियम है हमारा, जैसे कि जैसे हम सामान्य जोड़ते हैं उसी में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन चारों अंकों को जोड़ने का नियम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तो 6 5 और 3 को जोड़ते हैं। तो 6 5 है ना, 6 5 11, 11 9 से, देखिए जैसे यहाँ पर जोड़ा हमने 6 5 11, तो पहले ही हमारा इतने में ही जोड़ने पर एक डिजिट बढ़ गया। तो जैसे ही एक डिजिट बढ़ता है तो हम आगे वाली संख्या पे यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ही यहाँ पर बोला गया है। तो इसीलिए 6 5 11 यहाँ बढ़ा ना, तो 5 के बगल वाली संख्या में ही हमने एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर हमने एक, इसका मतलब ये हुआ कि 9 के आगे एक बढ़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब शेष बचा एक, उस एक अंक में इकाई का 3 अंक जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 6 5 11 हुआ था ना, तो 11 को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ एक हट गया, एक बढ़ करके यहाँ पर आ गया, तो ये बच गया एक, ऊपर का एक और नीचे का 3 जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये 4 हुआ। अब यहाँ फिर से जोड़ते हैं, एक डिजिट तो हमारा आंसर आ गया। अब आगे फिर से जोड़ रहे हैं, तो 3 9 3 12, 9 और 3 को जोड़ा, 9 3 को 12 जोड़ा। ठीक है, और 12 में एक हमारे पास यहाँ पे पहले से था, तो 13 हुआ। तो जैसे इन संख्याओं को जोड़ा, तो 13 को जोड़ते हुए हमें ये पता चला कि भाई 2 डिजिट में आ गया, तो हमने एक यहाँ पे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पर बच गया हमारा 3, है ना? तो 3 में 4 जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब लोगों को। ठीक है, सबसे पहले 6 5 11, जैसे ही एक डिजिट बढ़ी 11 हुई, तो यहाँ हमने एक कैरी कर दिया, यहाँ पे एक बच गया, एक में 3 को जोड़ दिया 4। उसी तरह से आगे 3 9 3 12, है ना, तो 12 और एक यहाँ एक बढ़ा हुआ था। जैसे ही 13 हुआ, तो 13 का 3 हमने यहाँ पे मान लिया और एक आगे एक फॉरवर्ड कर दिया 7 के पास। तो इसके बाद यहाँ 3 और 4 7 4 3 7 हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे ही 7 हुआ, फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर 8 8 7 15, 15 हुआ ना, तो जैसे ही हमारा 15 हुआ और एक यहाँ का पहले का था, तो 16 हुआ। 16 होते ही यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 16 मान लेना है, 16 होते ही एक हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसी के ऊपर डॉट लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, इसी के ऊपर डॉट लगेगा। तो यहाँ पर 6 हुआ, 6 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और जो 0 होगा हमारा 6। ठीक है, इसके बाद अब इस वाले को जोड़ दीजिए, 5 3 8, यहाँ पे एक बढ़ा था 9, 9 और एक 10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आंसर्स को चेक करने की विधि निकाल लीजिए। अब इसको चेक करना है, चेक करिए तो जरा। 1 6 6 1 7, 7 7 14, 14 4, 14 4 18, 18 हुआ ना, तो 18 में 1 और 8 को जोड़ दिया, तो 9। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए। अच्छा, यहाँ किया हुआ इसी को कर लेते हैं। ठीक है, इनको ही जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13,
13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 में 2 + 2 = 4। इसी तरह से इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे बीजांक आ जाएगा 6 और नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो बीजांक आ जाएगा 8। तो इन सबको जोड़ करके 9 हुआ, अब इन सबको भी जोड़िए, इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 1 18, 18 हुआ, 1 और 8 + 9 हो गया। तो ये भी 9 इस और ये भी 9, तो इसका मतलब आंसर सही। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है। आगे व्यकलन विधि। व्यकलन विधि में भी हम इसी तरह से करते हैं, जहाँ पर घटाएँगे, जैसे 2 डिजिट होगी, 1 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। ये आपको बीजांक सिखाया गया है, तो बीजांक पहले की तरह ही होगा, 3 है तो अगर ये 3 बीजांक है तो इसका मतलब 1 बढ़ा हुआ है, 9 है तो इसमें 1 बढ़ा हुआ है, 5 है मतलब 1 बढ़ा हुआ है, ठीक है? इसके मतलब इस डॉट का मतलब ही इसके इसके साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल लिया 91 - 48, 91 में से हमको 48 घटाना है। 91 में से अगर हमें 48 घटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 8 हमारे पास है, ठीक है? तो 1 और 8 में से ये 1 छोटा है और ये 1 इधर से मतलब ये 1 में से 8 नहीं घट सकता। वही यहाँ पे बताया गया है, एकाधिकीन सूत्रण जो है, इस सूत्र के माध्यम से 8 के पूर्व में जो 4 अंक है, उस पर एकाधिकीन चिन्ह लगा देंगे, ठीक है? तो 8 के बगल में घट नहीं पा रहा तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया। तो चिन्ह लगाने का मतलब ही ये हो गया कि 1 कम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 9, वही जैसे जिस तरह से हम अपना 11 सॉरी 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3, जिस तरह से हम सामान्य घटाव करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी एक घटाव हो जाएगा। तो ये 4 था, इसको 3 मान लेंगे, यहाँ से घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब भाग विधि देख लेते हैं, इसका भाग विधि इम्पोर्टेंट है। एकाधिकीन सूत्रण से भाग किस प्रकार किया जाता है? तो एकाधिकीन सूत्रण से भाग करने के लिए ये सब हम जानते हैं। अंश किसको कहते हैं? ऊपर, और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं हर। ये हुआ अंश, ये हुआ हर, ठीक है? एकाधिकीन सूत्र के माध्यम से इसे भिन्न को हल किया जा सकता है। सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाली संख्या में 1 अधिक करना है। तो इसमें जो पूर्व वाली संख्या है वो है 3, 3 में 1 अधिक बढ़ा देंगे तो वो हमारी एक हो जाएगी 4, ठीक है? तो 1 बराबर 1/39 को हम 1/40 मानेंगे, ठीक है? अब इसको इस भिन्न अंश ही हमारे उत्तर का इकाई अंक होता है। अच्छा, और जिसे उत्तर में सर्वाधिक दाईं ओर लिखा जाता है। अब चरम अंक 9 से पूर्व वाली संख्या 3 है, इस 3 से 1 अधिक 4 है। 4 को हम उत्तर में भाग में 1 अंक से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और प्राप्त अंक 4 को 1 को बाईं ओर लिखेंगे, ठीक है? अब देखते जाइए, इसको किस तरह से ये कर रहे हैं। जहाँ पे पूरा सॉल्व किया होगा वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ हमें इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करना है। जैसे हम लोग वर्तमान समय में हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हमें इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि एक को डिवाइड करना है 39 से, ठीक है? एक को 39 से डिवाइड करना है, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 39 है तो थ और ये ऊपर 1 है, तो 39 में जो 3 है इसको हम 1 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है? अब प्राप्त अंक 4 को फिर 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर ऊपर अंश का जो हमारा था 1 था, तो 4 एकम 4, इस तरह से हम गुणा करके हमें प्राप्त 4 चौक 16, 16 अंक प्राप्त हुआ हमें, ठीक है? इसके बाद 16 अंक जब हमें प्राप्त हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम 6 को 4 से बाईं ओर लिखेंगे और 1 को 6 से थोड़ा नीचे की ओर लिखेंगे। अच्छा चलिए इसको मैं आपको दूसरे दूसरे मेथड से समझा देता हूँ, सरल मेथड से। इससे जिस तरह से हम मान लीजिए कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ कहीं फ्रेश पेज में। मान लीजिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 19 से, ठीक है? और यहाँ है हमारा 1, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस 19 को हम मान लेंगे 20, ठीक है? तो जब हमने 19 को 20 मान लिया, तो 19 को 20 मानने के बाद हमारा संख्या क्या हो गया? 1 सेकंड।
ठीक है। हाँ, तो हमने इसको 20 मान लिया, 20 मानने के बाद हमने क्या किया, इसको 0 को कैंसल कर दिया, ठीक है? रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा चलिए, अब देखिए। ओहो! ठीक है, 1/19 का हमने एग्ज़ाम्पल लिया। अब हमने क्या किया, इसमें 1 बढ़ाया, तो ये हो गया 20, ठीक है? अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 में हम सबसे पहले इस 0 को कैंसल करेंगे। तो अब तो यहाँ पे हमारा बच गया 19 और यहाँ पर हमारा बच गया 1 और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पर हमारा बच गया 2, ठीक है? देखिए, अब इस 2 में ना मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है? इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को पहले हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ध्यान से समझिएगा, 1 को हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जाएँगे। जैसे 2 एकम 2, ये जो यहाँ पे संख्या आती है ना, इसी से बढ़ाते जाएँगे। तो जैसे 2 एकम 2 हो गया, तो 2 एकम 2, फिर आगे बढ़ाइए, 2 दूनी 4, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं, फिर से चलिए मैं एक बार और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट रुकिए। कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं? अच्छा, यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि हमें 19 में डिवाइड देना था, 19 में 1 बढ़ा दिया तो ये 20 हो गया, इस 0 को हमने कैंसल कर दिया, तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, 1, उसके बाद इस 2 में मल्टीप्लाई करते जाएँगे, इसी से 2 एकम 2। अब डबल करिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो जैसे 2 डिजिट में आएगा यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, ठीक है? फिर दोबारा से करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3, ठीक है? उसके बाद फिर इसी तरह से 2 दूनी 4, आगे बढ़ते जाएँगे, कंटिन्यू, ठीक है? तो हम इसको तब तक करते हैं जब तक वो संख्या रिपीट ना होने लगे। तो इसमें आप आगे करते जाएँगे तो लगभग 18 अंक तक वो संख्या जो है वो 18 डिज 19 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 18 तक डिवाइड होता है, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद संख्याएँ रिपीट होने लगती हैं, ठीक है? ठीक है? फिर आगे इसी तरह से करते जाइए, 2 तिया 6, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छीक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरह से इसको बढ़ाते जाएँगे। ठीक है। अब एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम करते हैं 1/7, अब शायद आप लोग को थोड़ा ज़्यादा से क्लियर होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम अंश को जो है अंश को हम 9 बना लेते हैं ऐसी संख्याओं में। तो अंश को 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, सॉरी 4 सत्ते सत तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें लास्ट में 9 लेना है, तो यहाँ पे हो गया 49, ठीक है? और जिस भी संख्या में नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उस संख्या में यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 7, ठीक है? तो 7/49 ये हो गया, हमें इसी का डिवाइड करना है, तो 49 में हमने 1 बढ़ा लिया, तो ये हो गया यहाँ पे 50, 50 में 0 को कैंसल कर दिया, तो ये हो गया 5, ठीक है? 5 हुआ, अब इसमें हमें क्या करना है, तो जो ऊपर जो संख्या होती है, ये वाली संख्या, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है? तो सबसे पहले हम 7 लिख लेते हैं, 7 लिख लिया, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे हाथ से लगा 3, ठीक है? तो पचम 25 और 3 28, हाथ से लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, और यहाँ पे हाथ से लगा 4, 5 चौक 20, 21 22 का 2, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, हाथ से लगा, इस तरह से हम आगे करेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि कुछ संख्याएँ रिपीट होती चलेगी। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट रुकिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर ये नहीं है।
ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या होती है उसको लिख देते हैं। तो जो हमारी संख्या थी उसको हमने लिखा, 7 हमारी संख्या थी तो 7 को हमने लिख दिया, ठीक है? 7 को हमने लिखा यहाँ पे, अब 7 पंचे 35, हासिल लगा 3, पचम 25 और 3 28 का 8, हासिल लगा 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4, हासिल लगा 1, है ना? 5 चौक 20 और 1 21, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, 21, है ना? यहाँ पर 2 आ गया था, तो 5 दूनी 10। तो इस तरह से हम आगे करते जाएँगे ना, तो फिर और संख्याएँ रिपीट होती जाएगी। तो जहाँ पर आपको संख्याएँ रिपीट होते लगे, आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो ये हो जाएगा 0.142857, ठीक है? आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे सूत्र आ रहा है एक न्यून पूर्वेण। एक न्यून पूर्वेण हमारा क्या कहता है कि एक कम घटा करके अगर हमें मैथ्स को करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम किस तरह से करते हैं, ठीक है? निखिलम वाले सूत्र को हम बाद में पढ़ेंगे, निखिलम वाले सूत्र अभी हम रखते हैं, निखिलम सूत्र को छोड़ते हैं, निखिलम सूत्र को हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक न्यून का मतलब होता है एक कम कर देना। अगर हम एक कम कर दें किसी संख्या में तो उसको कैसे उसका आंसर हम निकालते हैं। तो एक न्यून का मतलब जैसे ये 5, 5 में एक न्यून क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है। इससे हम कर सकते हैं मल्टिप्लिकेशन, है ना? सब्ट्रैक्शन, 2 चीज़ें हम करेंगे, अब दोनों को हम करते हैं। अब केवल 9 अंक से बनी संख्याओं को हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 अंक से बनी संख्याओं का मतलब ये हो गया जिनके लास्ट में 9 है, ठीक है? जी। अब देखते हैं, अब सीधे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ही। सपोज़ 50 में हमें 90 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो इसके जो गुणक है 99 में से उत्तर का बायाँ भाग 49 घटा दे, है ना? तो इसका जो सबसे पहले इसमें हमने 1 कम कर लिया तो 50 का 1 न्यून क्या हो गया? 49, ध्यान से समझिएगा। तो 99 में से हमने 49 घटा दिया, तो ये हमारा आ गया 50, ठीक है? तो ये कह रहे हैं ये 50 जब आ गया आपका तो ये हमारा राइट साइड का आंसर हो गया। समझ में आया? एक न्यून मतलब, एक न्यून का मतलब है ऊपर वाली संख्या में 1 कम करो, इस पूरे डिजिट से घटा दो। तो ऊपर वाली संख्या में हमने 49 किया, 99 में 49 घटा दिया तो 50 आ गया, ठीक है? अब इस तरफ हमारा रह गया, तो 50 जो है हमारा, तो ये कह रहे हैं कि 50 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो 49, 49 को एज़ इट इज़ लिख दो। यही हमारा आंसर है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। चलिए दोबारा इसको दूसरे बड़ी संख्या से करके देखते हैं। 99,999 में से हमें 56,432 घटाना है। तो 56,432 घटाने के लिए ये कह रहे हैं कि ऊपर पहले हमने 1 न्यून किया, 1 न्यून करेंगे तो ये हो जाएगा 56,431, ठीक है? 1 न्यून करने पे ये होगा 56,431, तो 56,431 ऊपर वाली जो संख्या है इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से घटा कर के यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो इसमें से जब घटाया तो इतना बच गया, ठीक है? 43 से लेकर के ये। अब ऊपर जो हमारा नंबर था इसमें 1 कम कर दिया, तो 56432 में 56432 को 56431 कर दिया, तो 5643 करने 1 करने पर उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, चलिए आगे आ जाइए, ये सारा अब मैं नहीं कर रहा, ये सब आप स्वयं से कर देंगे। गुणा वाली विधि, व्यक्लन, व्यक्लन को ही यहाँ पे माइनस कहा गया है, ठीक है? ओके।
अगले सूत्र पे आते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। हमारा ये सूत्र कहता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम, मतलब कि ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर और तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा। ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र बहुत आसान है, अगर आप सही से समझते चलेंगे तो इसमें कुछ मुश्किल आएगी नहीं। देखिए चलिए, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। तो सबसे पहले ये सारा हम नहीं पढ़ रहे, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का अर्थ क्या है, हमें ये बताया गया है। तो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का मतलब होता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा। तो ऊपर का मतलब ऊपर और तिर्यक का मतलब टेढ़ा। तो ऊपर और नीचे संख्याओं को हम टेढ़ा गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने डिजिट की संख्या होगी तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले हमें ये जानना है, ठीक है। सपोज चलिए देखिए, सपोज मान लीजिए 2 डिजिट की संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट के दोनों, ये डॉट से सीखना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट के दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक है। आप इसको इधर से भी कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर लास्ट में कर लीजिए, आंसर हमारा सेम आएगा। आई होप आप लोग को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी और आवाज क्रैक नहीं हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, अगर बीच में आवाज क्रैक हो रही है तो आप लोग मुझे बता देंगे, या किसी वजह से मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो। अभी तक तो आई होप सही चल रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम हमारा जो नियम है उसको समझते हैं। हमारा नियम कहता है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके लिए हमें 11 का, अगर हमें वर्ग पता रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये बात मैं आपको बाद में समझाऊँगा कि 11 का वर्ग, ये जो 111, इनका वर्ग जानना क्यों ज़रूरी है। इनका वर्ग जानने का मतलब ये होता है, इसमें जितने डिजिट आएँगे 1 टू 1, है ना? 121 आएगा तो इसमें 1 टू 1 मेथड चलेगा। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो आप इस बात को ये समझिए कि जितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें ये कौन-सा क्रॉस मेथड अप्लाई होगा, इसके लिए हमें इसका वर्ग जानना ज़रूरी है। सपोज़ 111 का वर्गमूल हमारा होता है 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है? 1, 2, 3, 2, 1, तो इसमें यही इसी में यही मेथड चलेगा। 1 फिर 2 का मतलब हो जाएगा ये 2, फिर 3 का मतलब 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 में फिर 2 का, फिर 1 में फिर 1 का। इसीलिए इसका वर्ग जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस अपने इस सूत्र पर आ जाते हैं, जो हमारा सूत्र कहता है कि किस तरह से हम अ, ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम द्वारा गुणा कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम गुणा कर रहे हैं। अब इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है, इसी एग्ज़ाम्पल को मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, जहाँ इनका फाइनल है वो देख लेते हैं। ये रहा। सपोज़ मानिए 21 का मल्टीप्लिकेशन 21 गुणे 72 कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस साइड से कर लीजिए, आप चाहें तो इस साइड से कर लीजिए। तो 21 गुणे 72 में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें 2 और 1 का कर देना है। तो 2 और 1 का गुणा किया तो हमने कितना आ गया, 2, ठीक है। अब ये क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूँ। ये लीजिए। अब इसमें हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और देखिए ये पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 7 एकम 7। ध्यान से समझिएगा, तो 7 और 4 बराबर 11, 11 में और 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 2। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली, इसके बाद ये संख्या हो गई 2 दूनी 4, और यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि 2 दूनी 4, 1 सत्ते 7, तो 7 और 4 हुआ, 7 और 4 को हमने जोड़ दिया तो 11, फिर 1 और 1 को जोड़ दिया तो 1 और 1 हो गए हमारे 2। अब हमें लेफ्ट वाली संख्या को ले लेना है। लेफ्ट वाली संख्या को हमने जोड़ दिया तो 7 दूनी 14 हुआ, ठीक है। तो 14 में 1 और 4 हुआ, 1 और 4 को हमने
इसमें 4 प्लस 1 को कर दिया तो ये हो गया। अच्छा, ये 7 दूनी 14 हुआ और 14 का अच्छा मैं आपको यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। ये मुझे ही नहीं आ रहा है। देखिए 7 ये हमारा 11 हुआ था, है ना? तो इस 11 को हमने यहाँ पे एज़ इट इज़ 11 लिख दिया। पहले हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 एकम 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 11 हुआ। यहाँ से अगर हमने किया इसको तो ये 14 हुआ। ध्यान से समझिएगा। तो 2 को हमने एज़ इट इज़ 2 लिखा, 1 को हमने 1 लिखा, ये 1 आगे बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है। तो 14 और 1 ये हो जाएगा 15। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? चलिए, एक बार और दूसरे उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। देखिए ऊर्ध्वतिर्यक का नियम यहाँ पर 3 अंकों की संख्या के लिए भी आपको समझाया गया है। 3 अंकों की संख्या के लिए मैंने आपको कहा था ना 11 का वर्ग निकालेंगे, तो पहले आप इधर से भी स्टार्ट करते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इन इसका मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन दोनों का कर लिया, स्टार्टिंग के दोनों का, फिर फर्स्ट वाले का कर लिया। ठीक है? अब हमने संख्या ले ली 121 और 302। तो 121 और 302 में 2 एकम 2, तो 1 डिजिट हमारे पास आ गई 2। ठीक है? अब यहाँ पे बच गया 12 और 30। 12 और 30 को क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 1 0 1। 4 और 0 में जोड़ दिया तो 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। लिखते चलिए, ये आ गया था हमारा 2, इधर आ गया था हमारा 4। आगे हमने क्या किया, आगे इसमें तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जोड़ देंगे, मूलांक निकालेंगे। देखिए ऐसे पहले यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर बीच में करेंगे। ठीक है? तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो 3 और 2, 3 2 5 और 2 0 2। ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए 1 तिहाई 3, 2 एकम 2 और 2 0 0। 3 2 5 हुआ। ठीक है? तो हमारा जो संख्या था यहाँ 2 आ गया था, 4 आ गया था, अब आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 एकम 3, है ना? अच्छा, इन दोनों का करना है पहले, ये रह गया हमारा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए। तो 2 तिहाई 6, 1 1 0 0, तो यहाँ पे आ गया 6। अब इसके बाद हमारा ये फर्स्ट वाला संख्या रह गया 3 एकम 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? 36542। अब 121 में आप 302 से गुणा करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। कैलकुलेट करके देखिए, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आप लोगों ने किया होगा और आपको आंसर सेम मिल रहा होगा। चलिए अच्छा, ये जो मेथड होते हैं मैंने आपको बताया था ना वर्ग वाला, अब 4 4 होगा तो यहाँ पर आपको 1111 का वर्ग निकालना पड़ेगा, वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट होता है तो पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट के तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट के चारों का मल्टीप्लाई, फिर स्टार्टिंग पे 3, स्टार्टिंग के 2, स्टार्टिंग के 1, इस तरह से चलता है। ठीक है? मैंने आपको वर्ग वाली विधि बताई थी ना, सपोज़ आप इसका 1111 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 4, इसके बाद वापस रिपीटिशन होता है 3 2 1, है ना? तो यही मेथड लगाएगा पीछे से, ध्यान से देखिए। 1 का मतलब होता है इसका 1 1 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट का, 3 का मतलब होता है लास्ट के 3, 4 का मतलब होता है लास्ट के 4। फिर उसके बाद 3 का मतलब हुआ इधर से ये 3, उसका मतलब हुआ 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब 1। समझ में आ रहा है? ये 1 पीछे से चलेगा, फिर 2, ये 2, फिर 3, ये 3, फिर 4, ये 4, फिर 3, फिर ये 3, फिर 2, फिर ये 2। सपोज़ हमें 2102 में 3062 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा हम करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, 5-10 हो गए। भाग विधि है, भाग विधि आप कर लीजिए। अच्छा, निखिलम नवतः चरमम दशतः, इस सूत्र को हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। तो निखिलम नवतः चरमम दशतः, निखिल का मतलब होता है सारा ना, चर निखिलम नवतः चरमम दशतः, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं सूत्र के हिसाब से, है ना। निखिलम का मतलब होता है सारा, ठीक है, अर्थात संपूर्ण को 9 में से, और चरम, चर मतलब होता है फर्स्ट वाला, जो इकाई का अंक होता है उसको, अंतिम अंक को 10 में से, ठीक है। इस सूत्र से हम कर सकते हैं गुणा घटा भाग, और बस गुणा घटा भाग कर सकते हैं। वैसे तो लोगों ने इस सूत्र से और भी कई सारी चीजों को करने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन हम बस यही यहाँ पर यही करेंगे। ये देखिए, तो इससे हम कर सकते हैं जोड़ घटा गुणा, ठीक है, और इससे हम वर्गमूल और स्क्वायर भी रूट भी निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, निखिलम का मतलब होता है सारा, ठीक है, और निखिलम नामता चरमम दशा, चर का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला। सपोज सपोज ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है, ये सूत्र हमारा कह रहा है कि 9999, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1000 में से 753 का माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि अंतिम संख्या को 10 में से घटा देना है, बाकी संख्या को 9 में से घटा देना है ना। तो लास्ट वाले डिजिट को आप पहले 10 में से माइनस कर दीजिए, और इन सबको 9 में से माइनस कर दीजिए। इसी को निखिलम नवता चरमम दसता सूत्र से करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो 9 में से 3 करेंगे आंसर पे, जैसे ही मॉडर्न जिस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ भी किया गया है ना। लास्ट वाले को 10 से करना है, जो लास्ट में डिजिट आती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे। निखिलम नवता चरमम दशता सूत्र के माध्यम से अब हम गुणा करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ दो संख्याओं को निखिलम विधि से गुणा करना सीखेंगे। दोनों संख्याओं का तात्पर्य ये है, जैसे 9 7 46, सॉरी सॉरी 9 इंटू 7 और 46 इंटू 43 5 6, ये दो डिजिट है अलग अलग, ठीक है। ये सारे इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वही यहाँ पे बता रहा है। इसमें गुणा करने के लिए हम 10 को आधार मानकर संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। इस आधार की सहायता से हम स्थानीय मान जान पाते हैं। निखिलम विधि से गुणा तब किया जाता है जब संख्या आधार या उपाधार के समीप हो, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज, अच्छा यहाँ नीचे है ही, ठीक है। सर्वप्रथम 10 की घात के रूप में आधार जानना चाहिए, जो दी गई संख्या के समूह की, यदि दी गई संख्या आधार से बड़ी है तो उस संख्या में से आधार को घटा देना चाहिए, वो बची हुई संख्या को धनात्मक प्लस चिन्ह का लिख देना चाहिए। यदि दी गई संख्या आधार से छोटी है तो उस संख्या में से आधार को घटा देना चाहिए, बची हुई वह संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि सबसे पहले आधार की बात की जा रही है। आधार का मतलब होता है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। सपोज मान लीजिए 14 का आपको आधार करना है, तो 14 का आधार 10 है, तो अगर हम इसका आधार 10 लेंगे तो ये हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। अगर हम इसका आधार 20 ले लेते तो क्या हो जाता, अगर हम इसका आधार 20 ले लेते तो ये हमारा हो जाता, बताइए, अगर हम इसका आधार 20 ले लेते तो ये हमारा हो जाता 10, है ना। ये हमारा क्या हो जाता, 20 आधार लेते तो 20 आधार हमारे लेते तो ये हमारा हो जाता 20 माइनस 6, ठीक है, 14। हमें 14 आंसर निकालना है ना। इसी तरह से 8 को, इसका कहने का मतलब है जो इनका प्लेस वैल्यू हमें उसके बिल्कुल पास रखना है। 108 100 के पास है, 1003 1000 के पास है, 994 भी हमारा 100 के पास है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप प्लेस वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो इससे क्या होगा, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद
हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़िए। अब ये सारा ना पढ़ करके मैं आपको क्या कहते हैं वैसे ही समझा देता हूँ जिस तरह से मुझे इसकी समझ है, ठीक है? सपोज़ इन्होंने ये बोला कि 12 में 13 का मल्टिप्लिकेशन करना है, तो इतने सारे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 12 में 13 का मल्टिप्लिकेशन करना है तो ये कौन से आधार के पास है? ये आधार 10 के पास है ना? 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आधार किसके पास है? आधार 10 के पास है। तो 10 के आधार करने पर अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि 10 प्लस 2 और 10 प्लस 3, अब जो हमने इनका जो मान निकाला है, उसी मान का आपस में मल्टिप्लिकेशन करते हैं, ठीक है? मान लीजिए, इसको मैं यहाँ इस तरह से समझा रहा हूँ अपने लेखनी में, फिर आगे के पेजेस नहीं पढ़ेंगे। 12 और 13 है। हमने इसका आधार निकाला, तो इसका आधार हमें क्या हुआ, 12 में हमें 10 जोड़ना पड़ा, 2 जोड़ना पड़ा, 10 में 2 जोड़ना पड़ा और 13 में हमें 10 में 3 जोड़ना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, है ना? इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है और इसमें 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हम इसमें से क्या करते हैं, दोनों के विकर्णों का योग का बराबर अगर होगा तो हम इसमें इस मान को गुणा करेंगे। जैसे आप 12 में 2 जोड़िए तो कितना होता है? 12 और 2 जोड़ेंगे, सॉरी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करेंगे। 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 होगा और 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 15 होगा। दोनों 15-15 आएगा, ठीक है? समझ में आया ना आप लोगों को? दोनों जब 15-15 हो जाएगा तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे देखिए। यहाँ 3 प्लस 2 बराबर 6 और 12 और 13 है, 12 प्लस 2 बराबर वही जो मैंने आपको बताया, 13 प्लस 2 बराबर 15 और 12 प्लस 3 बराबर 15। इस तरह से संख्याएँ निकल के आ गई। इन्होंने सीधे आंसर निकाल लिया। देखिए, ये आ गया ना? तो इसमें अब हम क्या करते हैं, दोनों को जो 15 आता है तो 15 को पहले हम लिख लेते हैं। 15 को हमने लिख लिया। 15 को लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं अब और 3 तिहाई 9 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और ये वहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये देखिए रहा। इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 15 था ना, अब इसमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया। ये लास्ट के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। सपोज अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 94 एंड 96 का, ठीक है? 94 एंड 96 का मल्टीप्लाई करना है। 94 एंड 96, 94 एंड 96 का मल्टीप्लाई करना है तो ये किसके पास है, ये 100 के पास है। तो 100 में से ये कितना है, -6 है और ये 100 में से कितना है, -4 है ना? तो -6 हो गया, ये -4 हो गया। अब -6 और -4 में इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस करेंगे तो 94 प्लस 4 बराबर 100 और 96 प्लस 6 बराबर 100 हो जाएगा। तो 100 करने पर हमारा 100 इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद 6 चौक 24 कर देंगे, ठीक है? अच्छा सॉरी, 94 94 है, 94 में -4 करेंगे तो 90 माइनस हो रहा है ना? और 96 में -6 करेंगे तो भी 90 हुआ और 6 एंड 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। आई होप आपको समझ में आया हो ये, ठीक है? आप आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। आंसर्स को चेक करने के लिए वही पुरानी मेथड है, ये दोनों को जोड़ करके अगर बराबर हो रहा है तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी उत्तर से हमने गुणा करना भी सीख लिया। अच्छा, ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक का मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर ही बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको 94 एंड 96 का बोला था, अगर 94 96 में मैं प्लस कर दूँ, है ना? तो अगर प्लस कर दूँ तो
इसको प्लस करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100 में 3 जोड़ देंगे, 100 में 8 जोड़ देंगे, इस तरह से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर बेस 100 रखेंगे तो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विकर्ण वाला करना नहीं है हमें, ये सब करने की जरूरत है नहीं। भाग विधि इसका अभी बताऊंगा तो इसमें भी काफी समय लगेगा, लेकिन भाग विधि में आप इतना समझिए कि सूत्र, नेक्स्ट सूत्र पर जाते हैं। मैं नेक्स्ट सूत्र देख रहा हूँ कहाँ है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, एक ही सूत्र को ज्यादा बताने से अच्छा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। एक आदिकेत पूर्वेन हो गया, पूर्व एक न्यून पूर्वेन हो गया, ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम हो गया, निखिलम नवता चरमम दस्ता हो गया, शून्यम साम्यम। निखिलम नवता चरमम दस्ता में अभी और भी बहुत कुछ बताने के लिए रह रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए भी और डिटेलिंग ना करते हुए मैं आपको सामान्य सामान्य बता रहा हूँ, ठीक है। अब शून्यम साम्यम समुच्चय के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका पेज नंबर 107, तो सीधे 107 पे चले जाते हैं ऊपर, आगे, है ना। तो शून्यम, शून्यम का मतलब समझ ही रहे हैं, शून्यम का मतलब होता है जीरो, है ना। शून्यम साम्यम समुच्चये, तो शून्य मतलब हो गया जीरो, ठीक है। जब किसी समीकरण में समुच्चय एक समान हो तो उस समुच्चय का मान शून्य होता है ना। इस सूत्र के 6 प्रयोग हैं। कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग किए जा सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम बीजगणित के सामान्य समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ जानना आवश्यक है कि बीजगणित कहते किसे हैं। तो बीजगणित इसीलिए मैंने आपको थर्ड क्लास में बीजगणित पढ़ा दिया था, है ना। जो अलजेब्रा था वो मैंने आपको बता दिया था कि इसको कहते किसे हैं। तो जहां पर हम मान को किसी संख्या में अक्षर पर लेते हैं, ए बी सी डी या क ख ग घ, वहां उसको हम कहते हैं बीजगणित, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया, तो 3x+5, ठीक है। 3x+5, तो 3x+5 यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ये 3x5, 3x+5 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 5 प्लस में, तो इधर जाके 5 माइनस में हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ 3 डिवाइड, यहाँ 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको नहीं बताना। सर्वनिष्ठ कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यदि किसी समीकरण में प्रत्येक पद में चर व पद सर्वनिष्ठ खंड फैक्टर हो तो उस सर्वनिष्ठ खंड का मान शून्य होता है, ठीक है। हमारे पास एक समीकरण है, ये समीकरण हमने ले लिया, 7x+3x बराबर 4x+5x। यहाँ हमें x जो है, x का मान ज्ञात करना है। तो शून्यम साम्यम समुच्चयम इस सूत्र से करेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे कि समुच्चय मान शून्य होता है, अगर सबका मान शून्य होगा तो इसके हिसाब से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 7x+3x इज इक्वल टू 4x+5x, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड में 2 पद हैं और राइट साइड में भी हमारे 2 पद हैं। तो इस समीकरण में कुल कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो अब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इस अनुप्रयोग में यह बताया गया है कि किसी इस समीकरण के प्रत्येक पद में चर चर सर्वनिष्ठ खंड या कॉमन फैक्टर हो तो सभी पदों को समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए, तो इसमें सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन x है, ठीक है। तो यहाँ जब भी कॉमन कोई वर्ड, कोई भी डिजिट मिलेगी तो हम उसका फैक्टर, तो उसको हम जीरो समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, है ना, कि जब भी आपको कोई कॉमन इस तरह से मिल जाएगा तो हम इसका वैल्यू, इसको x का वैल्यू जीरो समझ लेंगे, ठीक है। x सभी पदों में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए शून्यम साम्यम समुच्चय मतलब शून्यम साम्यम, सारे सारे जितने भी समीकरण के चर हैं, फैक्टर्स हैं, उसमें अगर कोई कॉमन वर्ड है तो उसको हम जीरो समझ लेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू हम यहाँ, हमने यहाँ पे जीरो समझ लिया।
अब x का वैल्यू 0 समझ कर करके हम इसको सब में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? ये देखिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ पे करने लगेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा।